तो फिल्म की शुरुआत होती है एक माँ और बेटी को दिखाते हुए। माँ का नाम है यूशी और बेटी का नाम है मे। मे अभी छोटी और स्कूल नहीं जाती और कुछ बच्चे उसके साथ खेलने के लिए आते हैं। ऐसे ही मे के साथ जब कुछ और बच्चे खेलने आते हैं तो यूशी को एक काम याद आ जाता है और तभी वो पूरा घर चेक करने के बाद उस काम के लिए चली जाती है। लेकिन जब वो घर वापस आती है तो घर पर उसे कोई बच्चा दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि मे भी नहीं। कुछ देर तो उसे लगता है कि वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही होगी या उनके घर चली गई होगी, लेकिन जब ज़्यादा टाइम गुजरता है वो बच्चों से पता करती है। बच्चे बताते हैं मैं तो उन्हें काफ़ी टाइम से नहीं मिली। ये न्यूज़ सुनकर वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है। हर जगह मे को ढूंढने के बाद वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है और बताती है कि मे गायब हो चुकी है। इस टाइम तक पुलिस भी उसके घर आ गई थी और उसने मे की कंप्लेन भी कर ली थी। पूरा दिन पुलिस वाले और यहाँ तक कि सब लोग मे को ढूंढते हैं, लेकिन मे नहीं मिलती। थक हार कर सब लोग घर चले जाते हैं। रात को यूशी जब गंदे कपड़े डालने के लिए वॉशिंग मशीन के पास जाती है तो ज़ोर से चिल्ला देती है क्योंकि उसकी बेटी में मशीन के अंदर फंसी हुई थी, सांस ना आने की वजह से मारी गई थी। हम देखते हैं कि इस हादसे को 1 साल गुजर जाता है और हम देखते हैं कि यूशी अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई। वो सोचती है कि क्योंकि वो जानती थी कि मशीन का लॉक ख़राब है, कुछ दिन पहले ही अगर वो मशीन चेंज कर लेती तो ये हादसा ना होता। बहुत सी थेरेपीज़ लेने के बाद भी वो मूव ऑन नहीं कर पा रही। एक दिन यूशी की मॉम यूशी के पास एक पम्फलेट लेके आती हैं। टेंपल के बारे में बताया गया था जहाँ पर मरने वालों की कोई चीज़ साथ ले जाकर एक रिचुअल के ज़रिए जलाया जाता है और उसके बाद इंसान मूव ऑन कर जाता है। यूशी की मॉम चाहती थी कि यूशी वहाँ जाए। यूशी भी सोच में पड़ जाती है, लेकिन अचानक खिड़की के पास खड़े हुए यूशी के हाथ से पम्फलेट गिर जाता है। हवा के तेज होने की वजह से वो आगे की तरफ उड़ने लगता है। यूशी उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो जाकर एक डॉल के बॉक्स के ऊपर लग जाता है। यूशी उस अजीब से बॉक्स में डॉल को देखती है। पता नहीं क्यों पर उसे इस डॉल से प्यार हो गया था, जैसे ये डॉल उसकी अपनी बेटी हो। वो इस डॉल को खरीद कर घर ले आती है और आज शाम जब उसके हस्बैंड घर आते हैं तो वो नोट करते हैं कि यूशी आज बहुत ज़्यादा खुश थी और उसमें वो ये चेंज देखकर बहुत हैरान भी था और बहुत खुश भी। यूशी ने आज सबके लिए बहुत अच्छा खाना भी बनाया था। वो खुशी से डाइनिंग टेबल पे जाके बैठता है, लेकिन वो शॉक हो जाता है कि वहाँ पर उनकी बेटी की चेयर पर एक डॉल रखी हुई थी। वो इस डॉल को देख के खामोश हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी वाइफ इसी डॉल की वजह से खुश है और अब वो इस डॉल को यूशी से दूर नहीं करेगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं। यूशी उस डॉल को अपनी बेटी की तरह पालती है, उसके लिए नए नए कपड़े लेके आती है, उसे नहलाती है और उसे साफ करती है। और हम सबसे अजीब चीज़ ये नोट करते हैं कि उस डॉल के बाल और नाखून बार बार बड़े हो जाते हैं। यूशी काटती भी है, लेकिन उसे खुद एहसास ही नहीं होता इस चीज़ का। ये सिर्फ एक डॉल है, इसके बाल या नाखून कैसे बड़े हो सकते हैं। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद उसका हस्बैंड जब भी उस डॉल को देखता था तब वो इस डॉल से डर जाता था। उसे इस डॉल से कभी भी अच्छी फीलिंग नहीं आई थी। एक दिन वो यूशी को डॉक्टर के पास भी ले जाता है और उसे डॉल की वाली बात भी बताता है। वो उसे कहती है कि तुम इस डॉल को अपनी वाइफ से कभी भी दूर मत करना। वो तुम्हारी वाइफ के लिए एक जानवर की तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह लोग जानवर को एक बच्चों की तरह पालते हैं। मूव ऑन कर जाते हैं। ऐसे ही यूशी इस डॉल को पाल कर मूव ऑन कर रही है। उसका हस्बैंड ये बात समझ जाता है और अब लाइफ थोड़ी नॉर्मल होने लग जाती है। और इसी सब के दौरान इन्हें दोबारा से गुड न्यूज़ मिलती है। वो बताती है कि उनके घर जल्द ही एक बेबी आने वाला है। यूशी के अंदर तो एक नई जिंदगी आ गई थी, उसने दोबारा से जीना शुरू कर दिया था। कुछ टाइम गुजरने के बाद उनको दोबारा एक बेटी पैदा हुई, जिसने उनकी फैमिली दोबारा से कंप्लीट कर दी। इस बेटी का नाम उन्होंने पहली बेटी से मिलता जुलता ही रखा था, माई। माई के आने के बाद यूशी उस डॉल को भूल ही चुकी थी। उस डॉल को फेंका तो नहीं था, लेकिन साइड पे रखना शुरू कर दिया था। कभी कभी यूशी माई को चुप करवाने के लिए उस डॉल का इस्तेमाल कर लिया करती थी। वो देखती है कि जहाँ वो डॉल को माई के साथ लिटा के गई हुई थी, अब डॉल उसके ऊपर आई हुई थी। जैसे ही माई के पास जाते हैं वो देखते हैं माई रो रही थी और गुड़िया के बालों से माई की गर्दन पर चोट भी लग चुकी थी। वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं और यूशी की मॉम उस डॉल को गुस्से में साइड पे फेंक देती हैं। रात होने पर यूशी अपने हस्बैंड को ये सारी बातें बताती है। वो ये फैसला करते हैं कि इस डॉल को वो दोबारा से बंद कर देंगे। ये करने के लिए जब वो अपनी बेटी के रूम में जाते हैं तो पहली मर्तबा उस डॉल के बॉक्स को देखते हैं, जिसके ऊपर अजीबोगरीब मंत्र लिखे हुए थे। खैर हम देखते हैं कि वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है और अब ये दोनों मिलकर उस डॉल को इसमें बंद कर देते हैं। ऐसे काफ़ी टाइम गुजर जाता है और हम देखते हैं कि अब सब कुछ नॉर्मल है और माई अब बड़ी हो जाती है और अब वो स्कूल भी जाने लगी है। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आती है तो उसके पास कुछ मार्बल्स बॉल थे। एक बॉल जब क्लोजेट की तरफ जाने लगता है तो उसके अंदर चला जाता है अपने मार्बल बॉल को ढूंढने के लिए। वो वहाँ जाती है तो उसकी नज़र उसी डॉल पर पड़ती है और तभी वो उस
डॉल को उस बॉक्स से बाहर निकाल लेती है। जब वो इस डॉल को ले जाकर योशी को दिखाती है तो योशी थोड़ा हैरान तो होती है, लेकिन ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वो तो एक डॉल थी। लेकिन वो एक चीज़ नोट करती है कि डॉल के बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे हो चुके थे, जो कि उसने खुद काटे थे। उसे बहुत अच्छी तरह ये बात याद थी। रात में वो अपने हस्बैंड को ये बात बताती है। उस गुड़िया के नाखून और बाल खुद ही बड़े हुए हैं, तो वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता है बहुत पुरानी गुड़िया है, क्या पता काटे हैं तुमने या नहीं काटे। योशी भी इन चीज़ों को इग्नोर कर देती है और ज़िंदगी दोबारा से वैसे ही जीने लगती है। और हम देखते हैं कि माई गुड़िया से बातें कर रही थी और उस गुड़िया की भी आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी। ऐसे ही हमें कंफर्म हो जाता है कि वो एक लिविंग डॉल है, यानी कि जिंदा डॉल है। ऐसे ही एक रात माई को उस डॉल से डर लग जाता है। वो आकर योशी के पास सो जाती है। वो उसे बताती है पता नहीं क्यों पर मुझे डॉल से डर लग रहा है। योशी ज़्यादा ध्यान नहीं देती उसकी बातों पे। अगले ही दिन माई की एक दोस्त और उसकी मॉम उसके घर आती हैं। दोनों ही बच्चे रूम में उस गुड़िया के साथ खेलने लग जाते हैं। तभी वो जो दूसरी बच्ची घर आई थी वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। दोनों जब रूम में जाती हैं तो पता चलता है कि उस बच्ची के हाथ पे काटने के निशान थे। माई और बच्ची इनको बता रहे थे कि ये काम डॉल ने किया है, इसको डॉल ने काटा है, लेकिन ये दोनों उन बच्चों की बात नहीं मानते। योशी को लगता है कि ज़रूर ये काम माई का है। वो डर कर झूठ बोल रही है और वो डॉल पर इल्ज़ाम लगा रही है। अब वो उस बच्चे की मॉम से सॉरी कहती है और फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। रात को काम करते हुए योशी मे के रूम में जाती है। देखती है माई एक पेपर बैग मुंह पे डाली हुई थी। वो उसे इग्नोर करके देखने लग जाती है कि मे का कमरा कितना बिखरा हुआ है। जब वो कमरा समेटने लगी तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि माई ने उसकी बड़ी बेटी की सारी पिक्चर्स काट दी थी। बहुत सारी फैमिली पिक्चर्स खराब कर दी थी और ये देखकर माई को गुस्सा आ गया। माई को डांटने के लिए उसने उस पेपर बैग को हटाया तो देखा वो तो गुड़िया बैठी हुई थी और माई तो पीछे से आ रही थी। आज के दिन का ये दूसरा हादसा था। योशी अब इसे भी इग्नोर कर देती है और अगले ही दिन योशी को कॉल आती है स्कूल से। माई की ड्राइंग टीचर ने अर्जेंट योशी को बुलाया था कि माई ने अपनी पेंटिंग में एक बच्ची और एक माँ को फांसी से लटका हुआ बनाया है। पूछती है कि एक बच्चे के इस तरह के ख्यालात कैसे हो सकते हैं। ये चीज़ तो योशी को भी डिस्टर्ब कर जाती है। माई ने एक और ड्राइंग भी बनाई थी कि बच्ची एक पानी में चल रही थी और अब की बार योशी समझ गई थी ये सब कुछ डॉल की वजह से हो रहा है। लेकिन अब किसी से बात नहीं करती और जाकर चुप करके सो जाती है। रात में दोबारा माई डर कर योशी के पास आ जाती है। योशी जैसे ही उसे प्यार करती है तो उसे महसूस होता है ये माई तो नहीं है। वो लाइट ऑन करके जब देखती है तो उसे महसूस होता है ये तो डॉल है। ये देखकर वो ज़ोर से चिल्लाती है और दादाई भी अब उठ जाता है। उसका हस्बैंड उसे रिलैक्स करता है और सुला देता है। उसकी कोई बात नहीं सुनता। योशी फैसला करती है कि सुबह होते ही वो अपने हस्बैंड को उस डॉल के बारे में सब कुछ सच सच बता देगी। लेकिन उसके हस्बैंड को सुबह जल्दी थी तो वो घर से जल्दी चला गया था। योशी को भी गुस्सा आया। उसने उस डॉल को एक बैग के अंदर पैक किया। वो उसे कचरे में डाल आई और घर पे आके खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। उसे महसूस होता है कि बाहर कोई आया है। जब वो चेक करती है तो वही डॉल होती है। उसके सर पर पेपर बैग था। योशी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है और अब वो उस गुड़िया को तकरीबन पूरी तरह कुचल ही देती है। लेकिन अगले ही लम्हे वो देखती है कि वो गुड़िया तो माई के बेड पे बैठी है। यहाँ पर जिसे उसने मारा था वो कोई और ही नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी माई ही थी। ये देखकर वो ज़ोर से चिल्लाती है और होश में आ जाती है। सब बुरा ख्वाब था जो उस डॉल ने उसे दिखाया था। और अब वो होश में आती है। होश में आते ही दरवाजे की बेल बजती है। इस मर्तबा जब योशी ने देखा तो सच में वही डॉल आई हुई थी और एक नोट के साथ। वो इसको साथ नहीं लेके जा सकते थे क्योंकि ये बहुत बड़ी थी, तो उन्होंने इसे वापस रख दिया था। योशी को गुस्सा आता है और अब वो इस डॉल को खुद ही नीचे लेके जाती है और अपने हाथ से गार्बेज वालों को दे देती है और फिर उनसे बात करके उस डॉल को उस ट्रक में डाल देती है। ये आदमी उसकी बात मान जाते हैं और जिसके बाद योशी रिलैक्स हो जाती है। वो काम कर रही थी और अचानक उसे बाहर शोर सुनाई दिया और जब उसने बाहर जाके रीज़न देखी तो वो पूरी तरह टूट गई कि जिस आदमी को उसने वो डॉल दी थी वो आदमी अपने ट्रक में मर चुका है। इतनी बुरी हालत कि कोई उसे देख भी नहीं पा रहा था। योशी इसलिए टूट गई थी क्योंकि वो समझ गई थी ये सब डॉल का किया धरा है। हम देखते हैं कि वो जब मर्डर सीन से साइड पे आती है तो उसकी बेटी उस गुड़िया को उठाई हुई थी और वो इस टाइम बहुत गुस्से में थी। क्यों आपने इस डॉल को गार्बेज वालों को दिया है? योशी को ये भी समझ नहीं आती कि उसकी बेटी माई को ये सब किसने बताया था। इस टाइम आप दोबारा नोट करते हैं कि उस गुड़िया के बाल अब दोबारा बड़े हो चुके हैं।
खैर यूशी अपनी बेटी को कुछ नहीं बोलती और उस डॉल को लेके वो घर वापस आ जाते हैं। लेकिन अब हर वक्त यूशी उस डॉल पर अपनी बेटी पर नज़र रखने लगी थी। वो अपने हस्बैंड को डर के बारे में बताती है लेकिन उसका हस्बैंड यकीन नहीं करता। फिर यूशी उसे दिखाती है जहाँ पर मैं उस डॉल से बातें कर रही थी और यूशी कहती है तुम मानो या ना मानो ये डॉल हॉन्टेड ज़रूर है। उसका हस्बैंड इन चीज़ों को इग्नोर करने के बारे में कहता है और कहता है मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। अगले दिन जब वो अपनी बेटी के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी तो एकदम से उसके पीछे से किचन का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो घबराती नहीं, उसे लगता है कि शायद उसने खुद ही बंद किया होगा। वो देखती है कि उसकी बेटी किचन में ही थी लेकिन अगले ही टाइम उसे अपने पीछे से कोई भागता हुआ महसूस हुआ। वो माई के रूम में गई, उसने देखा माई तो ब्लैंकेट में छुपी हुई है। उसे ढूंढने के लिए जैसे उसने ब्लैंकेट उठाया तो माई एकदम से बेड के नीचे चली गई। जब यूशी ने बेड के नीचे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था और अब कोई ना दिखती हुई चीज़ अपने ऊपर ब्लैंकेट लपेटे वहाँ से भाग गई। यूशी ने देखा ना वो कोई डॉल थी ना उसकी बेटी थी, वो तो एक साया था। यूशी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसे अब वो बात याद आती है जब उसकी पहली बेटी मे वॉशिंग मशीन में छुप कर मरी थी। वो जब वहाँ जाती है तो देखती है उसकी बेटी वॉशिंग मशीन में छुप रही थी और जैसे ही उसने वॉशिंग मशीन को खोला तो एक भयानक दिखने वाली बच्ची ने उसके ऊपर हमला कर दिया। वो यूशी को मार ही देती पर यूशी ने अपने ऊपर से उसे दूर कर दिया और उसे ज़मीन पर फेंक दिया। पता चला ये उसकी अपनी बेटी माई ही थी और यूशी के गिराने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो चुकी थी। ये लोग अब उसे हॉस्पिटल लेके आते हैं। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि माई की बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा निशान होते हैं और वो निशान इस तरह के थे जैसे उसे किसी ने टॉर्चर किया हो या फिर नाखून से मारा हो। अब तो उसके हस्बैंड को भी यकीन आने लगा था उस डॉल पर और अब इस टाइम तक यूशी बिल्कुल फट चुकी थी, उसका सब्र बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और अब वो अपने हस्बैंड से कहती है तुम कुछ भी करो बस इस डॉल को ख़त्म कर दो। अब उसका हस्बैंड घर वापस आता है तो उस डॉल के बॉक्स पे जो मंत्र होते हैं उसे सर्च करता है। उसे उस पर एक नाम नज़र आता है। सर्च करने पर पता चलता है वो एक बहुत ही मशहूर डॉल मेकर था। उस बंदे की बनाई हुई बहुत सी डॉल्स देखता है जो सच में उस डॉल जैसी दिख रही थी। यहाँ दूसरी तरफ उसने जिस बंदे से कांटेक्ट किया था और उस डॉल के बारे में बताया था और उस बॉक्स के बारे में बताया था, टेंपल वाले उसे कहते हैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। तुम्हारे पास जो डॉल है वो कोई आम डॉल नहीं है, वो लिविंग डॉल है और वो ज़रूर तुम लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। इससे पहले कि वो कुछ बुरा करे कल को हम आके उसे ले जाएंगे। दादाई को, जिसने इन सारी चीज़ों के बारे में कभी नहीं सुना था, वो कंफ्यूज हो जाता है कि लिविंग्स डॉल क्या होती हैं। वो अब सर्च करता है तो उसे एक ग्रुप की स्टोरी नज़र आती है। ये लोग यूसुमोतो के गांव जा रहे थे लिविंग डॉल की सच्चाई जानने के लिए। बच्चों ने जो कहानी लिविंग डॉल की सुन रखी थी वो ये थी कि यासुमोतो की बेटी गायब हो गई और कहीं नहीं मिली। उस दिन के बाद से उनकी वाइफ को लगा कि उसकी बेटी की सोल्ड यासुमोतो के किसी डॉल में है और फिर वो उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगी। एक दिन जब यासुमोतो की वाइफ की डेथ हुई, यासुमोतो ने अपनी वाइफ के साथ ही उस डॉल को दफना दिया। फिर उस डॉल को जंगलों में भटकता हुआ देखा गया। उस डॉल पे बहुत सी कहानियाँ बनाई गई थी। एक ये भी कहानी थी कि उस डॉल ने ज़मीन फाड़ी थी और ख़ुद बाहर निकल आई थी और यासुमोतो की बेटी को ढूंढने का काम शुरू कर दिया था जिसे कोई नहीं ढूंढ पाया था, इसलिए उसे लिविंग डॉल कहा गया है। दादाई को, जो ये कहानी देख रहा था, उसे इस कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, इसलिए वो सर्च करता है उस बच्ची को कि गायब होने की, और ये खबर भी बिल्कुल सच्ची थी। और हम देखते हैं कि इन्होंने उस डॉल को अपने घर में नहीं, यूशी की मॉम के घर में रखा हुआ था। यूशी की मॉम के घर उसने अपने सारे असली पत्ते खोल दिए थे। यूशी की मॉम को डरा रही थी और उसने उन पे 2-3 बार अटैक भी किया था। इसलिए यूशी की मॉम दादागी को कॉल करके सब कुछ बता देती है। दादाई को फ़ौरन उनके घर जाने की बात मान जाता है। जब वो मे के कमरे में जाती हैं तो वो देखती हैं कि मे भी कमरे में नहीं है। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती हैं तो देखती हैं वो एक ब्रिज पे बैठी हुई थी। वो जल्दी से उसे ब्रिज से नीचे उतारती हैं क्योंकि नदी में गिरकर वो किसी भी टाइम मर सकती थी। वो बच्ची को लेकर जब घर वापस आ रही होती हैं तो वो देखती हैं दादाई को। दादाई को उनकी बिल्डिंग में चला जाता है और वो देखती हैं कि दादाई को के पास मे थी। अगर मे और डोल उनके पास थी तो यूशी की मॉम किसे बचा के आई थी। वो जब अपने इर्द गिर्द देखती हैं तो पता चलता है कि जो सब उन्होंने किया या उनका वहम था या फिर डॉल की कोई चाल थी। इस टाइम यूशी के मॉम के हाथ पे काटने के भी निशान थे। सीसीटीवी से पता चलता है कि ये सारे काम डॉल ने किए थे और ब्रिज पर भी डॉल ही बैठी थी और उसी ने ही ये सब कुछ चला था। दादाजी को अभी भी यकीन नहीं आता ये सारे काम डॉल कर सकती है, इसलिए वो उनके हाथ पर काटने के निशानों को अपनी बेटी के दांतों से मैच करता है, जो मैच बिल्कुल नहीं कर रहे थे। ऐसे दादाजी को यकीन आ जाता है।
कुछ तो गलत हो रहा है। खैर, अगले ही दिन टेम्पल के मालिक आ जाते हैं और उनसे बॉक्स ले लेते हैं। डॉल को वो सफ़ेद कपड़े में बांध कर यहाँ से लेके जा रहे होते हैं। तभी उसे बहुत सारी डॉल्स के साथ रख कर जला दिया जाता है। यहाँ हमें इनकी हकीकत पता चलती है कि असल में उन्होंने असली गुड़िया को नहीं जलाया था, क्योंकि उस गुड़िया के असल में बहुत सारे पैसे मिल सकते थे। इन्होंने जानबूझकर नकली गुड़िया को जलाया था ताकि दादागिरी और उसकी वाइफ को धोखा मिल जाए, वो लोग असली गुड़िया को जाकर बेच दें। जैसे ही वो गुड़िया को लेकर जा रहा होता है तो अचानक से उसके मुंह से बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। वो अपने मुंह से इन बालों को निकलते हुए देखते हैं तो वो घबरा जाता है और वो अचानक गिर जाता है और वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सब लोग उसे उठाकर इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाते हैं। देखते हैं दादाई को भी यहीं पे काम करता था तो उसे सब कुछ सच पता चल जाता है और अब प्रिंस भी डर कर उस डॉल को दादाई को वापस कर देते हैं। बताते हैं कि ये डॉल सच में ख़तरनाक है और इस डॉल की वजह से उस इंसान का ये हाल हुआ है। इतने में ही यहाँ पर एक नर्स आ जाती है। वो जैसे ही इस डॉल को अपने हाथ में उठाती है तो उसके मुंह से एक दांत निकलकर नर्स के हाथ में गिर जाता है। बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि एक डॉल के मुंह से दांत कैसे निकल सकता है। ये लोग अब उस डॉल का MRI करते हैं और पता चलता है कि उस डॉल में एक पूरी बच्ची का ढांचा था। ये देखकर सभी का दिमाग सुन्न हो जाता है। फौरन ही ये पुलिस को बताते हैं और पुलिस वाले उस डॉल को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि प्रिंस और दादागिरी को जानते हैं ये डॉल क्या कर सकती है। इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि पुलिस की कार का ये पीछा करेंगे, ये डॉल उसका नुकसान ना पहुंचा सके। इस वाले को इस डॉल के साथ एक तस्वीर मिलती है। तस्वीर उठाकर देखता है तो उस डॉल का भयानक चेहरा था। देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसका सड़क पर ध्यान नहीं रहता। एकदम से सड़क पर एक लड़की आ जाती है, जिसे देखकर वो ब्रेक लगाने की कोशिश भी करता है पर ब्रेक लगती नहीं है। वो लड़की उस कार के टायर के अंदर लिपट जाती है और पुलिस वाला ये सारा हादसा देखकर हैरान और परेशान था। देखते हैं कि इस टाइम योशी के साथ एक और आदमी भी आया था, उस डॉल की पूरी कहानी को सुनते हुए और उस डॉल को लेने के लिए। और अब वो इस डॉल को एक बॉक्स में बंद करके यहाँ से ले जाता है। इस आदमी का भी मकसद उस डॉल की एनर्जी को ख़त्म करना था। वो आदमी इन लोगों को लेकर एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के पास लेके आता है, जो अब व्हील चेयर पर है। वो आदमी पहले अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाता और फिर वो इन्हें इस डॉल की असली कहानी बताना शुरू करता है। वो बताता है एक दिन यासुमोतो मेरे पास आया था पुलिस स्टेशन में। यासुमोतो वही है जो जापान में सबसे अच्छी डॉल्स बनाया करता था और उसकी डॉल उस वक्त में बहुत महंगी बिका करती थी। वो बहुत मशहूर था, लेकिन जिस दिन वो मेरे पास आया वो काफ़ी उदास लग रहा था। उसने मुझे एक डॉल के बारे में बहुत ही भयानक सच्चाई बताई। ये खतरनाक कहानी तब की है जब यासुमोतो के घर बेटी पैदा हुई थी। यासुमोतो की वाइफ अपनी बेटी से खुश नहीं थी क्योंकि उसे बेटा चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया था उसे बदल तो कोई नहीं सकता था। वक्त गुजरता रहा और फिर वो बड़ी हो गई, लेकिन तब तक इन्हें बेटा नहीं हुआ, ना ही कोई दूसरा बच्चा। और इस दुख में यासुमोतो की वाइफ ने पहले अपनी बेटी को और फिर खुद को फांसी लगा लिया, पर रस्सी की कमजोर होने की वजह से रस्सी टूट गई और यासुमोतो की वाइफ बच गई, पर यासुमोतो की बेटी नहीं। यासुमोतो को जब ये चीज़ पता चली तो वो बहुत ही ज़्यादा टूट गया। वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसकी वाइफ का जुर्म ना पकड़ा जाता, इस वजह से उसने अपने पूरे गांव में बेटी के गुम होने का नाटक किया और यहाँ चुपके से उसने अपनी मरी हुई बेटी का जिस्म पानी उबले हुए पानी में मेल्ट कर दिया। जिस्म ने अच्छी तरह हड्डियों को छोड़ दिया तो उसने उन हड्डियों के ऊपर अपनी बेटी की पूरी डॉल बना दी। यही वो डॉल थी जो इस टाइम योशी के पास थी। उसकी वाइफ को भी तब अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी हुई और फिर उस डॉल को उसने अपने पास रखना शुरू कर दिया और फिर कुछ दिन बाद वो भी इसी गम में मर गई। उसकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि मुझे उसी में दफनाना जिसमें उसने अपनी बेटी को उबाला था और उस डॉल को मेरे साथ ही दफना देना। कुछ वैसे हुआ जैसे उसने कहा था। ये पुलिस वाला उसे बताता है कि उस टाइम यासुमोतो मेरे पास आया था अपना जुर्म कबूल करने के लिए। हमने उसकी रिपोर्ट लिखी पर हमें उसके खिलाफ सबूत भी चाहिए थे। यासुमोतो हमें उस जगह पे लेके गया जहाँ पे उसकी वाइफ और उस डॉल को दफनाया गया था। पर जब हमने वहाँ चेक किया तो सिर्फ यासुमोतो की वाइफ थी, पर वो डॉल नहीं। किसी ने उस डॉल को निकाल लिया था क्योंकि यासुमोतो की बनाई हुई डॉल के बहुत सारे पैसे मिलते थे। आदमी जो योशी और उसके हस्बैंड को यहाँ लेके आया था वो बताता है कि मेरे पास एक रास्ता है इस डॉल को ख़त्म करने का, उसके शैतानी रूप को ख़त्म करने का। वो अब काम शुरू करते हैं और वो बताते हैं कि हमने इस डॉल को इसकी असली कब्र में डालना होगा और वो कब्र हमें ढूंढनी होगी। ये लोग उस कब्र की लोकेशन को ढूंढ लेते हैं। इससे पहले ये यहाँ पर कुछ शुरू कर पाते, वो डॉल यहाँ पे कुछ जलजला ले आती है। हर चीज़ तहस नहस कर देती है। लाइट्स ब्लिंक करने लग जाती हैं और ये लोग स्टेबल नहीं रहते।
सारी चीज़ें नीचे गिर जाती हैं और ये लोग उस डॉल का खौफनाक रूप देखते हैं। सबकी वजह से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। प्रीस्ट अब हिम्मत करता है और इसको मारने की कोशिश करता है। मारने से पहले वो उसे रिलैक्स करता है। फिर ये लोग अपना रिचुअल पूरा करते हैं। अब उसे चोट लगी हुई थी और वो तो आगे जा नहीं सकता था, इसलिए वो सारा काम दादा ईगो और यूशी के जिम्मे लगा देता है, उस डॉल को कब्र में डालने का। ये लोग अब सही जगह पर पहुंच जाते हैं। दादा ईगो अब उस कब्र को खोलता है और यूशी उसके अंदर उस डॉल को डाल देती है। लेकिन उस दौरान उसकी बड़ी बेटी की पिक्चर भी अंदर गिर जाती है और ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब वो उस पिक्चर को अंदर लेने के लिए जाने ही वाली होती है तो देखते हैं कि डॉल दोबारा से जिंदा हो जाती है और उसे पकड़ लेती है। डॉल उसे अंदर की तरफ खींचने लग जाती है और दादा ईगो उसे बचाने लग जाता है। इस टाइम इन दोनों को कुछ ऐसी यादें सामने आ जाती हैं जैसे इनकी अपनी बेटी वॉशिंग मशीन के अंदर फंस चुकी हो। दादा ईगो वॉशिंग मशीन को तोड़ता है और अपनी बेटी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ दिखाया जाता है कि दादा ईगो ने असल में अपनी वाइफ को बाहर निकाल लिया था, लेकिन अभी भी उसके बाल उसके अंदर फंसे हुए थे। यूशी अपने बालों को काट कर खुद को उससे छुड़वा लेती है। फाइनली ये लोग आज़ाद होकर अपने घर वापस आ जाते हैं। अब इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी थी। कुछ टाइम गुजरता है और हम देखते हैं कि वो प्रीस्ट जिसने वो सब कुछ किया था वो यूशी और दादागिरी से मिलने के लिए आया था। यूशी उसे एक फुटेज दिखाती है जिसमें साफ नज़र आ रहा था कि मे उस डॉल से बात कर रही है। वो डॉल मे को बता रही थी कि मुझे घर नहीं जाना क्योंकि मेरी मॉम मुझे बहुत ज़्यादा मारती हैं। मुझे यहीं रहना है तुम्हारे पास क्योंकि यूशी ने मुझे एक माँ वाला प्यार दिया है। मैं उस माँ वाले प्यार को चाहती हूँ। इसलिए यूशी की मॉम को कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। रिचुअल पूरा नहीं हुआ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि असल में यूशी और दादा ईगो की बेटी उसकी मॉम के पास थी। दादा ईगो और यूशी आज तक उसे वापस लेने ही नहीं आए थे जब से वो आइलैंड से वापस आए थे। यहाँ तक कि यूशी की मॉम का उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो रहा था, इसलिए उसने फ्रिड से कांटेक्ट किया था। दिखाया जाता है और यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं यूशी और दादा ईगो बड़ी अच्छे से अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे, अपनी बेटी को भी साथ साथ लिए घूम रहे थे। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते थे कि जिसको ये अपने साथ लिए घूम रहे हैं वो असल में उनकी बेटी नहीं है, वो असल में वही गुड़िया है जिसे ये लोग उस घड़े से निकाल कर असल में अपने साथ ले आए थे। टाइम उसने दादा ईगो के साथ साथ योशी को भी अपने वश में कर लिया था और इस वजह से वो डॉल इनके साथ आ गई थी। डॉल ने अपना कहा पूरा किया था, उसे माँ का प्यार चाहिए था और अब वो योशी के साथ रहकर उसका प्यार ले रही थी, जबकि योशी की बेटी अपनी माँ के प्यार को तरस रही थी। और ऐसे ही इस खौफनाक मूवी की यहीं एंडिंग हो जाती है। हैप्पी तो बिल्कुल नहीं है।